हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में साइन 0 अंश, कास 0 अंश, टेन 0 अंश, ये सबके 0 अंश के मान निकालना सीखेंगे और 90 डिग्री के मान निकालना भी सीखेंगे। साइन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कास 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, ये सब वैल्यू निकालना सीखेंगे। ये सब वैल्यू कहाँ से निकाला गया है, कैसे फाइंड किया गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ फिगर से हम एक सर्किल बना लेते हैं। यहाँ से एक सर्किल बना लेते हैं। ये सर्किल है, ये आपका सर्किल है और यहाँ से एक रेडियस बना लेते हैं। रेडियस है, ये रेडियस है और यहाँ से एक रेडियस और खींच लेते हैं। ये अब ये देख रहे हैं, ये दोनों रेडियस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। दो रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। एक सर्किल में एक सेंटर होता है और इनफाइनाइट रेडियस और डायमीटर भी इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि अनंत होते हैं। रेडियस अनंत होते हैं, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। डायमीटर भी इनफाइनाइट होते हैं, उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, ऐसे रेडियस है, रेडियस बहुत सारे रेडियस होंगे। डायमीटर, ये भी डायमीटर है यानी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। तो इस प्रकार ये जो डायमीटर हैं इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर हमको साइन 0 अंश का मान चाहिए, साइन 0 अंश का मान चाहिए, तो जैसे हम ऐसे बनाते हैं, ये यहाँ पर एंगल हमारा बन जाता है। लेकिन हमको 0 अंश का मान चाहिए, तो 0 अंश का मान अब यहाँ से देखिए, ये जो एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री है, तो जैसे जैसे ये वैल्यू नीचे आएगा, एंगल का मान ऐसे ऐसे धीरे धीरे घटता जाएगा। तो हमको 0 लाना है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो हमको 30 यहाँ नहीं लाना है, 0 लाना है, यानी इसको और छोटा करना है। ऐसे अगर ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से खींचते हैं, तो ये इसका लंब है यानी परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ 30 है, इसको 0 करना है, तो एक लाइन बीच से खींच दे। अब ये परपेंडिकुलर है, जो लंब है ये छोटा हो गया और इस कोण को छोटा किए, एंगल को और छोटा किए, तो ये और छोटा हो गया। यानी जो P है, P का मान घटता जा रहा है। देखिए P का मान यहाँ है, अगर एंगल और बड़ा है तो यहाँ से देखिए P का मान और बड़ा हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर और बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे एंगल घटता जाएगा वैसे वैसे P का मान घटता जाएगा। जब एंगल 0 हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा तो P का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हमको थीटा का वैल्यू 0 लेना है तो P बिल्कुल रहेगा ही नहीं, यानी जो परपेंडिकुलर लाइन है ये P का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ से हम ये एंगल लिए, ये एंगल लिए, यहाँ से अगर एंगल 0 रहेगा, एंगल और कम कर देते हैं तो यहाँ से ये P हो गया, इसको 0 कर देते हैं तो P ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो यानी कि जो P का मान है वहाँ हमको 0 लिखना है। तो इस प्रकार से साइन थीटा का सूत्र लिखते हैं P/H, यानी लंब बटे कर्ण। तो जब P का मान 0 हो गया, अब बेस देखिए, ये जो P/H हो गया। अब देखिए, एक वैल्यू तो हमको 0 लेना है, एक वैल्यू हमको 0 लेना है, तो ऊपर हम 0 ले लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये वैल्यू जो P का मान है ये हो गया 0, और ये जो हमारा H था, ये जो H था ये धीरे धीरे आके इसके ऊपर हो गया, यानी जितना ये है उतना ये भी हो गया। अब यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये आपका है, ये ऐसे इसको सर्किल में हमको घुमाना है, तो जैसे जैसे ये घूमते घूमते नीचे आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। जो H है वो H इसी लाइन के ऊपर हो जाएगा। तो H का मान, अगर ये लंबाई x है तो H के स्थान पर x आ जाएगा, लेकिन P का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है, ये जैसे जैसे एंगल घटेगा P का वैल्यू छोटा होता जाएगा। लेकिन ये वैल्यू, इसकी लंबाई अगर x है तो ये x है, ये x है, तो ये आके इसी के ऊपर पहुंच जाएगा। ये x है, ये x है, ये x है,
तो ये धीरे धीरे आएगा तो यक्स का वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन पी का वैल्यू घट के 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब किसी वैल्यू में हम 0 से भाग देते हैं तो वैल्यू आता है 0। इस प्रकार साइन 0 का मान आपको मिल गया 0। साइन 0 अंश का मान हो गया 0। अब हम देखते हैं कास 0 का मान कैसे आएगा। पहले हम कास थीटा का सूत्र लिखते हैं। देखिए कास थीटा, यहां से कास थीटा का सूत्र लिखते हैं b/h। कास थीटा का सूत्र हो गया b/h, बेस अपान हाइपोटेन्यूस यानी आधार बटे कर्ण। ये हो गया कास थीटा का वैल्यू। अभी इसका वैल्यू लाना है, लेकिन यहाँ 0 होना चाहिए। कास 0 अंश का मान लाना है। अब यहाँ से देखिए, अगर हम कास 0 अंश का मान लेते हैं तो ये जो हमारा b है, b तो यही रहेगा, b ये रहेगा, और h ये देखिए b का मान एक बार यहाँ से और देखिए, यहाँ से ये जो वैल्यू है ये b है, तो इसको x मान लेते हैं b को। और ये जो h है, ये h जैसे जैसे धीरे धीरे करके यहाँ आएगा तो इसकी लंबाई यहाँ पहुँच जाएगी, इसी के ऊपर ये भी हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। अब देखिए b/h है तो ये बेस है, मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि ये सब रेडियस हैं तो सबका वैल्यू तो सेम ही होगा। जब सब रेडियस हैं तो ये इस प्रकार से बेस x है। और h कितना है, इसमें p है ही नहीं, और p 0 हो रहा तो p से हमको कोई मतलब नहीं है, p की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे ये एंगल 0 होगा, x यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये x इसी के ऊपर आ गया, यानी जो h का मान है वो ये लाइन इस लाइन के ऊपर हो गई, और ये लाइन पहले से यहाँ है, x/x हो गया, यानी दोनों का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से एक बार और देखिए, यहाँ आपका x है, ये b है, ये b है, और यहाँ से जैसे जैसे एंगल हम 0 करते जाएंगे, 0 की तरफ चलेंगे तो ये x है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं तो दोनों x रहेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये वैल्यू 0 की तरफ आएगा, ये जो x की लंबाई है, और x की लंबाई ये पहले से है, इसी के ऊपर ये भी आ गया। तो यानी कि b और h का वैल्यू सेम हो गया, दोनों का वैल्यू सेम हो गया, x/x। इस प्रकार कास 0 का मान आ गया 1। अब देखिए tan 0 का मान कैसे निकालेंगे। tan 0 तो हम tan थीटा का सूत्र लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहाँ से देखिए tan में p, अगर हमको tan लेना है, tan में p की जरूरत पड़ती है। अब हमको tan 0 का मान निकालना है, tan 0 तो p का मान हमेशा 0 आएगा। अभी देखिए साइन में भी p का मान कितना आया था, 0। तो जैसे जैसे हम कोण को घटाते जाएंगे, एंगल को छोटा करते जाएंगे, तो ये जो हमारा p है ये धीरे धीरे घटता जाएगा, और जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा p का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ से देखिए p का मान, ये p का मान है, ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे एंगल घटता जाएगा p का मान घटता घटता एकदम छोटा हो जाएगा, और जैसे ये एंगल 0 होगा p 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये आपका p है और एंगल ऐसे बना हुआ है, और जैसे जैसे इसको हम ऐसे नीचे लाएंगे धीरे धीरे ये लाइन इसी के ऊपर हो जाएगी, यानी कि जो p का वैल्यू है वो घट के 0 हो जाएगा। तो p पर हमको 0 लेना है। अब b का मान x है तो x रहेगा, तो ये कितना हो गया 0, क्योंकि किसी नंबर में अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाता है 0। तो ये tan 0 का मान 0 आ गया। बाकी 3 वैल्यू को हम पलट करके निकाल लेंगे, जैसे कास का मान दिया है तो सेक का मान निकाल लेंगे, सेक का मान निकालेंगे h ऊपर लिख देंगे, सेक का मान निकालेंगे h ऊपर, जो कास का वैल्यू इसी का उल्टा, और b नीचे कर लेंगे। यहाँ से इस वैल्यू को निकाल लेंगे। एक बार देखिए, जैसे 3 वैल्यू अगर हमारे पास में मिल रहे हैं तो बाकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए जो 6 नाम हमारे पास होते हैं ये रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन, कोसेक, कास, सेक, टैन काट, एक नाम यहाँ छूट गया टैन काट। तो ये देखिए
अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू दिया है 4/5, तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा, इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए, डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर नहीं, अंश और हर को चेंज कर दीजिए, 5 ऊपर और 4 नीचे। ऐसे अगर कास का वैल्यू दिया गया है 3/5, तो सेक का वैल्यू इसको पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5/3। ऐसे 3 वैल्यू हम निकालेंगे, बाकी वैल्यू को चेंज करके निकालेंगे, क्योंकि देखिए साइन को लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो अगर इस फार्मूले से निकालेंगे तो देखिए साइन थीटा 1/कोसेक थीटा। अगर हमको कोसेक थीटा का मान दिया गया है, साइन थीटा लाना है तो 1, और कोसेक थीटा का मान दिया गया है तो ये पलट कर ऊपर चला जाएगा, 4/5 यहाँ आ जाएगा, यानी एक वैल्यू इसमें से दिया रहेगा तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। अब चलिए देखिए 90 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। 90 जो हम लोग साइन 90, टेन 90, कास 90 का वैल्यू याद कर लेते हैं, यहाँ बुक से नोट कर लेते हैं, वह वैल्यू कहाँ से आता है। तो चलिए उसको हम देखते हैं, वो 90 वाला वैल्यू कहाँ से लाते हैं, यहाँ से देखते हैं 90 का वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ से ये आपका रेडियस है, और 90 लाने के लिए 90 डिग्री लाने के लिए ऐसे धीरे धीरे इस एंगल को हम बड़ा करते जाएंगे, और जब ये एक सीधा परपेंडिकुलर लंब खींच देंगे नीचे वाले लाइन पर, मान लीजिए ए है और ये बी है, ये रेडियस है, तो रेडियस अगर इसका रेडियस का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो सब x हो जाएगा, सब x हो जाएगा। अब हमको देखिए अगर हमको 90 का वैल्यू लाना है, ये भी x है, 90 का वैल्यू लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले साइन थीटा का वैल्यू लिख लेंगे P/h, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब यहाँ देखिए हमको साइन 90 चाहिए, साइन 90 डिग्री चाहिए, और सूत्र हमारा है P/h। अब P देखिए जब 90 होगा तो P कहाँ जाएगा, P ये है, ये P है, ये P है, और ये आपका P है। तो जब ये एंगल यहाँ पहुँच जाएगा, ये साइड मान लीजिए आपका यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से जहाँ ये लाइन पहुँच रही है एंगल वाली लाइन, यहाँ से एंगल बनता जा रहा, हम ये परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, यहाँ से लंब डाल रहे हैं यहाँ से, तो अगर यहाँ से डालेंगे तो ये दोनों, ये x और ये x दोनों तो सेम लंबाई के हो गए। ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे जाएंगे, अब यहाँ पहुँच गए यहाँ पर, तो इसी के ऊपर खींच देंगे तो दोनों x आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो P का मान, ये जो P है, ये P का मान x है, तो P का मान हो गया कितना, P का मान हो गया x, और h का मान कितना हो गया। अब h देखिए, ये h है, ये भी रेडियस है, ये h है, ये x है, ये h है, ऐसे खींच दिए, ये h है, यहाँ गया ये h है, इसका वैल्यू भी x है, ये h है, यहाँ से देखिए ऐसे, यहाँ से जब हम खींचते हैं ऐसे तो ये तो P है, ये h है, लेकिन ये जो आपका बेस है ये x है, और ये भी x है। तो जैसे जैसे ये सीधा हो जाएगा तो जो h है, ये जो सीधी हाइट है, सीधी लंबाई है, लंब डाला गया है, ये h के स्थान पर हो जाएगा। यानी जो हमारा ये कर्ण हाइपोटेनियस, ये धीरे 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 करके एकदम सीधी लाइन बन जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो h के स्थान पर x हो गया, तो यहाँ भी x हो गया। तो इस प्रकार से आपका आ गया 1। साइन 90 का मान कितना हो गया, 1। अब कास 90 का मान देखते हैं। कास थीटा का सूत्र लिखते हैं B/h, यानी आधार बटे कर्ण। अब यहाँ से B देखते हैं, अगर कास को 90 कर दिया जाए, कास को 90 कर दिया जाए तो यहाँ से देखिए कास में किसकी जरूरत पड़ती है, बेस और हाइपोटेनियस। तो बेस कितना होगा, अब यहाँ से थोड़ा सा हमको बेस लेना है। बेस देखिए कितना बन रहा है, अब यहाँ से देखिए बेस आपका कितना बन रहा है। देखिए कास में बी की जरूरत है, यानी बेस की जरूरत है। अब यहाँ से देखिए ये एंगल बना, फिर एंगल बना, फिर यहाँ से 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बेस तो घटता जा रहा है। जब एंगल यहाँ था तो बेस यहाँ से यहाँ तक था,
तो जैसे जैसे एंगल को बढ़ा रहे हैं बेस घटता जा रहा है। अभी इस ट्रायंगल का बेस तो केवल इतने है, और जैसे जैसे ये 90 पहुंचेगा, 90 की तरफ जाएगा तो बेस घटता जाएगा। बेस इतना हो गया, ये आपका बेस है। ए से मान लीजिए ये सी है, तो ए से सी का जो डिफरेंस है, ए से सी की जो दूरी है वो बेस है। और जैसे ये 90 पर पहुंचा तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो बेस आपका हो गया 0, बेस हो गया 0। और ये x है, ये x हाइपोटेन्यूस x है, तो ये तो यहाँ चला गया, तो इसका तो वैल्यू यही रहेगा। इसकी हाइट तो बढ़ेगी नहीं, ना तो घटेगी। ये यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया। तो b हमारा बेस जो था, जैसे ये यहाँ आएगा तो b हो जाएगा 0। 0 के नीचे h यानी x लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। 0 में जब किसी वैल्यू से भाग देते हैं तो कितना आता है 0। तो cos 90 का मान कितना हो गया 0। तो यहाँ से हम देखते हैं बेस हमारा 0 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा बेस घटता जा रहा है। अब यहाँ से देखिए, ऐसे जब यहाँ से यहाँ पर एंगल बनेगा तब बेस यहाँ तक रहेगा, और जैसे एंगल बढ़ा बेस हमारा घट के इतना बन गया, तो धीरे 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 बेस हो जाएगा 0, बेस पर 0, और h का मान इसी x के बराबर है। ये सब रेडियस हैं, और यही आके यहाँ पहुँच जाएगा। जो हाइपोटेन्यूस है, जो कर्ण है, यही आके यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक वैल्यू हमको और देखना है, tan थीटा का मान कितना होता है P/B यानी कि हो गया लंब बटे आधार। तो tan अगर हमको 90 लेना है, tan 90 लेना है तो 90 पर क्या होगा, tan 90 लेना है। अब यहाँ से देखिए tan 90 में P लेना है, P और B लेना है, तो B तो हमारा 0 बन रहा है, B हमारा 0 बन रहा है। जैसे 90 आएगा B का मान घटता जाएगा। देखिए B का मान घटता जा रहा है। एक बार इसको और देखिए, ऐसे यहाँ से एंगल बन गया यहाँ, तो ये आपका हो गया B बेस। हमको एंगल को और बढ़ाना है, B इतना हो गया। हमको जैसे सीधा करेंगे इसको B हमारा हट जाएगा, एकदम यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो बेस कुछ बचेगा ही नहीं। तो बेस पर हमको लिखना है, कितना लिखना है 0 लिखना है। और P पर कितना लिखना है, ये देखिए ये P है, ये P है, ये P है, तो यही वैल्यू यहाँ आ गया, तो ये भी P है, इसका वैल्यू x, इसका वैल्यू x, यानी P का वैल्यू x। ये जो P आपका है यही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँच गया, जो कि रेडियस के इक्वल हो गया। तो जब किसी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। तो इस प्रकार से tan 90 का वैल्यू क्या आ गया, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट आ गया, ये tan 90 का वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से हमको ये पता चल गया sin 0, cos 0, tan 0, sin 90, cos 90 और cosec 90, ये सब का वैल्यू कहाँ से और कैसे फाइंड किया गया है, तो इस फिगर से इस वैल्यू को निकाला गया है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो से ये जो यहाँ समझाया बताया गया उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए।